मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। देखो, एक डॉक्टर के पास एक शुगर का पेशेंट आया। डॉक्टर उसको दवा तो देगा लेकिन कहेगा वेट कम करो, टेंशन ख़त्म करो। उसको पता है इसकी बीमारी की वजह क्या है, वज़न बढ़ना है ना। दूसरा ब्लड प्रेशर का मरीज़ आया, डॉक्टर कह रहा है भाई वेट क्या करो, कम करो, ये वेट बढ़ने से ब्लड प्रेशर पैदा होता। तीसरा आया, उसको और इसी टाइप की कोई बीमारी थी, डॉक्टर कहेगा वेट क्या करो। बीमारियों के जब आदमी का वज़न बढ़ता है ना, 40 साल के बाद वज़न बढ़ना बहुत ख़तरनाक है, ये खूब समझ लो। 40 साल के बाद वज़न नहीं बढ़ने दो कभी भी। सारी बीमारियां 40 साल के बाद, जो बड़ी बड़ी मशहूर बीमारियां हैं ना, जिनको आलमी शोहरत याफ्ता अवार्ड मिल चुके हैं, जिन बीमारियों, शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल वगैरह की वजह से हार्ट के मसाइल, फालिज, ब्रेन हैमरेज, ये सब, किडनी के मसाइल, ये सब कहाँ पे? जब ब्लड प्रेशर और शुगर होता है तो फिर किडनी गया तेल लेने। किडनी जो है, इंसान का जो गुर्दा है, उसमें दो चीज़ें सबसे ज़्यादा गुर्दे को कबड़ गर्क करती हैं, एक शुगर और एक ब्लड प्रेशर। तो ये दो चीज़ें किडनी के लिए डॉक्टर कहते हैं सबसे ज़्यादा नुकसानदेह, और ये तो मुशाहिदा भी हो रहा है। और इन तमाम बीमारियों के पीछे वज़न बढ़ना। और वज़न किस चीज़ से बढ़ता है पता है आपको? खाने से बढ़ता है। और किस चीज़ से बढ़ता है? टेंशन से भी बढ़ता है वज़न। तो डॉक्टर हर एक को यही बताएगा, भाई टेंशन मत लो और वज़न बढ़ने मत, यही कहेगा ना हर एक को। अक्लमंद डॉक्टर यही कहेगा। जो बेवकूफ़ डॉक्टर है, या बेवकूफ़ तो नहीं है लेकिन चालाक है, वो घुमाता रहे, वो दवाओं की पर्चियाँ लिख लिख के, वो देख रहा है कि ये 150 किलो का आदमी मेरे पास आया है, इसका बीपी हाई, वो उसको वज़न कम करने का मशवरा नहीं देगा, वो उसको ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ, शुगर की दवाइयाँ लिख के देता रहेगा, दुकान चलती रहे मेरी। अक्लमंद कहेगा भाई तू इसको तो कम करना, ये जो तूने जो चीज़ें हैं तुम्हारी बॉडी में जो तुम्हारे अलावा हैं, तुम जितने हो उतने रहो, उसके अलावा जो तुम हो ना, ये सब क्या करो, अलावा ख़त्म करो। तो वज़न 40 साल के बाद बढ़ना क्या है? नुकसानदेह, बढ़ने ही ना दो। एक डॉक्टर ने एक बताया कि 40 साल के बाद दुबला पतला आदमी हो ना, वो चाहता तो है कि मैं मोटा हो जाऊं, तो देखने में अच्छा लगेगा वो मोटा ताज़ा। मैं जब हज करके आया ना 2013 में, तो मैं काफ़ी मोटा ताज़ा, बड़ा, लोग कह रहे थे आप बड़े मुश्किल हैंडसम, माशाल्लाह, चेहरे पे रौनक। तो मुझे पता चल गया था कि ये बेटा आपकी तबाही होने वाली। लेकिन अल्लाह का शुक्र है दोबारा वापस असल कंडीशन पे आ गया, खुद ही ऑटोमेटिकली आ गया। तो वो मुझे ना फजर की नमाज में पढ़ाता था, मेरा सांस फूलना शुरू हो गया। तो उस वक्त मुझे अंदाज़ा हुआ कि देखने में तो मैं सेहतमंद हो गया, लेकिन सांस मेरा क्या हो रहा है, फूल रहा है, यानी क़िरात में आयतें टूट रही थी। तो मुझे अंदाज़ा हुआ बेटा ये तू मोटा वोटा हुआ है, ये सेहतमंद नहीं हुआ। तो फिर हम दोबारा आ गए अपनी असल पोजीशन पे। खैर, तो ये बार बार जो मैं एक ही टॉपिक को रिपीट करता हूँ, ख़वातीन से भी ये मोटापे की बात आई है, तो एक छोटी सी बात करके ख़वातीन को भी चाहिए, अल्लाह का वास्ता अपनी जान पे रहम करो, मोटापे से अपने आप को बचाओ। ख़वातीन क्या करती हैं, अभी छोड़ो फिर ज़्यादा, फिर ये पूरा टॉपिक चला जाएगा। देखो, जो नेचुरल लाइफ है ना, उसका कोई ऑल्टरनेट अल्लाह ने नहीं रखा। ख़वातीन जो बच्चे रोक रही हैं, ये भी एक वजह है मोटापा होने की, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। आप जाके देखो पहले ज़माने की औरतों को कितने बच्चे होते थे, बिल्कुल स्लिम स्मार्ट रहती थी। आपकी एनर्जी यूटिलाइज मुख्तलिफ़ तरीक़ों से होनी चाहिए। मोटापा क्यों आता है? आपकी एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती ना। क्या हो गया भाई? यही वजह है ना, एनर्जी जमा हो रही है, फूल रहे हैं। एनर्जी यूटिलाइज होगी तो आप मोटे नहीं होंगे। अब कुदरत ने आपकी एनर्जी को यूटिलाइज करने के बहुत सारे तरीके रखे हैं, वो सारे तरीके होने चाहिए, एक तरीके पर इक्तिफा नहीं करना आपने। पसीना निकलना भी है, पसीना भी निकलना चाहिए, ज़रूरी है ये। और शादी भी है इसका एक तरीक़ा आपकी एनर्जी यूटिलाइज होने का, वो भी ज़रूरी है, एक वो तरीक़ा है। इसके अलावा कम खाना भी है, तो कम खाना भी होना चाहिए, रोज़े भी होने चाहिए। इसके अलावा एक्सरसाइज भी है, ये भी है। औरत के लिए बच्चे की विलादत है, ये भी है। औरत के लिए बच्चे को फीड कराना, ये भी है।
भी तमाम तरीके आपकी बॉडी में होंगे ना, जिससे एनर्जी यूटिलाइज होने के तमाम नेचुरल तरीके होंगे, तो आप बिल्कुल क्या रहेंगे, फिट फाट। किसी एक तरीके को भी रोक दिया आपने, मसलन आप पसीना नहीं निकलने देते अपना, इसके भी साइड इफेक्ट हैं। तो इसलिए कुदरत ने जो सिस्टम बना के दिया है ना, किसी डॉक्टर का बाप भी उसका ऑल्टरनेट नहीं ला सकता। तो नेचुरल लाइफ पे आ जाओ तो फिट फाट हो जाओगे। तो खैर, असल बात मैं ये कर रहा था कि भाई एक अक्लमंद डॉक्टर बार बार आपको क्या कहेगा, आजकल वो आई हुई है कीटो डाइट कह रहे होते हैं ना, वो कीटो ही है ना, ये क्या है, ये खाओ, लो कार्ब ग़िज़ाएँ खाओ। अक्लमंद डॉक्टर बार बार उसी पे ला रहे होंगे, भाई लो कार्ब का मतलब नहीं कि कार्ब ले लो, लो का मतलब हाई कार्ब नहीं होना चाहिए, लोग उसका मतलब समझे लो कार्ब यानी और मीठा खाओ। तो लो कार्ब का मतलब ऐसी डाइट लो जिसमें कार्ब क्या हो, कम हो, रोटी चावल आलू पराठे कम कर दो। जब भी मैं पराठे की बात करता हूँ, मैं सुबह पराठा खा के बैठा हुआ होता हूँ। खैर, तो अक्लमंद डॉक्टर क्या करेगा, वो बार बार आपको इस पे लेकर आएगा, और जो उल्लू बना रहा है ना, वो अपनी नॉलेज झाड़ेगा आपके सामने बैठ के। वो क्या करेगा, नॉलेज झाड़ेगा। मिसाल के तौर पर महल्ले में एक अक्लमंद डॉक्टर है, वसीम भाई गए उसके पास, उसने देखा वसीम भाई का वेट बहुत बड़ा हुआ है। उसने वसीम भाई को कहा, ठीक है मैं दवा फ़िलहाल ब्लड प्रेशर की, शुगर की लिख के तो दे रहा हूँ, लेकिन अल्लाह का वास्ता तुम्हारा असल मसला क्या है, वेट। खाते क्या हो? उसने कहा जी सुबह 6 पराठे खाता हूँ, दोपहर इतनी बिरयानी फोड़ता हूँ, शाम को चाय के साथ समोसे खाता हूँ, और फिर रात को 2-3 रोटियाँ खा लें, या जिंगर खा लेता हूँ, या पिज़्ज़ा खा लेता हूँ, बस डॉक्टर साहब इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं खाता। अब्बा मरेंगे तो बहन की विरासत भी खा जाऊंगा। डॉक्टर कह रहे भाई वज़न क्या कर, कम कर, ये दवाएं छोड़ दे, तू वेट गिरा अपना। दूसरा आया, उसको भी डॉक्टर ने, तीसरा आया, उसको भी डॉक्टर ने। लोग कह रहे हैं इसको तो साले को आता ही कुछ नहीं है, वो इसको यही है, हर एक को कीड़ों की दवा नहीं वो हकीम साहब दे रहे थे, ठीक है, तो इसको तो यही आता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता। जो अक्लमंद जो उल्लू बना रहा है ना आपको, जो अपनी बुकरातियाँ, देखो डॉक्टर ने जितना पढ़ा हुआ होता है ना, पढ़ा तो बहुत कुछ होता है, लेकिन पेशेंट को उस सब पढ़े हुए की ज़रूरत नहीं होती। पेशेंट को ज़रूरत नहीं होती कि आप सारी नॉलेज और अफलातूनी और बुकरातियाँ उसके सामने झाड़ दें आप जाके। बेवकूफ़ नहीं कहूँगा मैं इसको, चालाक डॉक्टर जो मरीज़ से पैसे बनाएगा, वो क्या करेगा, बैठ के आपको घंटा समझाएगा, डायग्राम बनाएगा, एक्चुअली ऐसा होता है, एक्चुअली यूँ होता है, एक्चुअली ये इससे इंसुलिन खारिज होती है, एक्चुअली इससे शुगर बनती है, एक्चुअली टोपी ड्रामा करके अपने मामू की दुकान की जो है ना जितनी दवाएं हैं वो आपके ज़रिए बिकवाएगा। मामू से अलग कमीशन होगा, दुकान मेडिकल स्टोर होगा ना करीब में, वहाँ से नुस्खे पे नुस्खे कीड़े मकोड़े बना के ना दे रहा होगा, खाओ खाओ, उसकी दवाएं वहाँ से भी बिक रही हैं, इधर से भी बिक रही हैं, फिर उसको स्विट्ज़रलैंड के वीज़े मिल रहे हैं, और घूम रहा है, सफ़र कर रहा है, मज़े पे मज़े, और आपकी उसकी काबिलियत की धाक बैठ जाएगी, यार एजुकेटेड आदमी है यार, बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है यार। ऐसी टर्म्स मेडिकल की इस्तेमाल करता है जो हमारी खोपड़ी में आती नहीं। दवाओं के भी ऐसे ऐसे नाम लेता है, ये वाली माइसिन और ये वाली माइसिन इस्तेमाल करें आप। डॉक्टर साहब ये कौन सी माइसिन है भाई, वो कुछ भी लगा दो ना। वो बच्चों का एक कार्टून आता है, उसमें लिखे चिरांदो माइसिन, ठीक है, उस देखा होगा आप लोगों ने। तो अक्लमंद डॉक्टर क्या करेगा भाई, ये पेशेंट है, इसके मेंटल, मैं जब एक डॉक्टर का मैंने इंटरव्यू लिया, मैंने डॉक्टर साहब से पहले कह दिया क्या हो गया भाई, यार एक तो ये मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, ये जो है ना पता नहीं किस तरह से लगाया है। चलो जी शुक्र है। तो अक्लमंद डॉक्टर, हाँ, लोग उससे मुतासर होते हैं कि यार ऐसी गाड़ी टर्म्स यूज़ करते। मैंने डॉक्टर का इंटरव्यू लिया ना, वही अक्सर रमज़ान में, तो मैंने डॉक्टर साहब से पहले कह दिया अल्लाह का वास्ता आसान ज़बान में समझाना, लोगों की ज़बान में। अपनी टर्म्स जो है ना आप वो सारी अपने पास। डॉक्टरों के आप जितने इंटरव्यू देख लो, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता क्या क्या रहे हैं। बाज़ उलमा का भी ऐसा ही होता है, इतनी गाड़ी
इस्तिलाहात इस्तेमाल करते हैं, आदमी कहता है पता नहीं है। अच्छा, लोगों का भी दिमाग है, उसी को आलिम भी उसी को समझते हैं। जो सादा ज़बान में समझा रहे लोग कहते हैं इसके पास नॉलेज नहीं है। अच्छा, मेरे बारे में भी मैं बहुत कमेंट्स पढ़ता हूँ, बहुत से लोगों ने तबसरे किए होते हैं, मुफ्ती साहब एक वाइज़ हैं, बयान कर लेते हैं समझाने की। इल्म क्या है? इल्म नहीं है। मैं नहीं दावा करता मैं कि आलिम हूँ, मैं नहीं, कभी भी दावा नहीं करता, लेकिन आपने मेरे वाज़ो नसीहत वाले बयान सुन के खुद से कैसे फतवा लगा दिया कि इसके पास नॉलेज नहीं है? हो सकता है वाकई ना हो, हम तो कोरे हैं, लेकिन आपको अंदाज़ा कैसे हो गया? आपने क्या हमारी इल्मी तहकीकात पढ़ी हैं? जो हमने इल्मी 20 साल में फतावा लिखे हैं, जो तहकीकी काम किया है, वो कभी आपकी नज़र से गुजरा है? हो सकता है गुजरने के बाद आप फैसला करें वाकई ये बिल्कुल फारिग हैं, और ये भी फैसला कर सकते हैं नहीं भाई बिल्कुल फारिग नहीं है। हो सकता, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब तक आपने तहकीकात नहीं पढ़ी हैं, एक आदमी की रिसर्च से फ़ायदा नहीं उठाया, आपकी नज़र से वो गुजरी नहीं है, तो आप कैसे उसके बारे में फ़ैसला कर सकते हो? आवाम के लेवल पे आके बात करनी पड़ती है, और यही सही तरीका है। अगर आप आवाम के लेवल पे उनकी ज़बान में बात नहीं करेंगे, इल्मियत झाड़ना शुरू कर देंगे, तो ये आलिम के सही होने की अलामत नहीं, गलत होने की अलामत है। जैसे डॉक्टर बैठ के इल्मियत झाड़ना शुरू कर दे लोगों के सामने, ओ भाई तू आया शुगर का पेशेंट है, दवा लिख के दे, जो मोटी मोटी हिदायत देनी है वो दो, और अगले पेशेंट को देखो आप। तो मैंने उन डॉक्टर साहब के इंटरव्यू से पहले कहा, मैंने कहा डॉक्टर साहब आपको जितना कुछ आता है ना, ऐसा ना हो आप वो बताना शुरू करते हैं, आप वो चीज़ बताएं जो आवाम के फ़ायदे की हो। आप देख लें यूट्यूब पे इतनी गाड़ी इस्तिलाहात डॉक्टर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, नीचे लोगों ने गालियाँ भी दी होती हैं, बस अक्लमंद लोगों ने, ज़्यादातर तो कहते हैं माशाअल्लाह, हालांकि लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो, लोग उनके नॉलेज से मुतासिर हैं। अच्छा, इसमें यह भी जहन में रखो कि कुछ 2 नंबर डॉक्टर भी हैं यूट्यूब पे, 2 नंबर हकीम भी हैं, वो भी कुछ टर्म याद कर लेते हैं और फिर भरम में लेते हैं। लोग कहते हैं यार बंदा बड़ा एजुकेटेड है, हालांकि मैंने उनके बारे में पर्सनली अलग से तहकीकात करवाई, पता चला ये बिल्कुल फारिग हैं। उनमें बाज़ ने तो इंटरव्यू में कहा मैं अमेरिका से पढ़कर आया हूँ और यूँ और फलाना डिमकाना, और एक्चुअली वो टोपी ड्रामा ना टर्म्स चंद इस्तिलाहात होती हैं, आमी आदमी समझता है यार इसका तो मुझे पता ही नहीं। मोइन अख्तर के मामू ने जब पुलिस वालों को गालियाँ दी तो पुलिस वालों को उन पार्ट्स का पता ही नहीं था जिन पार्ट्स को वो गालियाँ दे रहे थे ना, तो पुलिस वाले मोइन अख्तर के मामू से बड़े मुतासिर हुए कि यार ऐसे ऐसे पार्ट्स बॉडी के नाम लिए जा रहे हैं जिनका हमें पता ही नहीं है। एक अंग्रेज़ आ जाए पंजाब में और पंजाब वालों की गालियाँ सुन ले तो बड़ा मुतासिर होगा, यार इनकी नॉलेज तो हमारी नॉलेज से बहुत ज़्यादा है, इनके हाँ तो ऐसे ऐसे पार्ट्स हैं जिनका गोरों को भी इल्म नहीं है। तो पंजाब में थोड़ी गालियों का रेशो ज़्यादा है, ये मतलब नहीं कि पंजाब में गालियाँ ज़्यादा हैं, थोड़ा सा निस्बतन थोड़ा सा रेशो ज़्यादा है। कराची में भी हैं, हर जगह हैं, थोड़ा वहाँ जैसे कुछ खूबियाँ पंजाब में ज़्यादा हैं, खूबियाँ भी कुछ ज़्यादा हैं। खैर, तो अब मसला सारा यही होता है कि कुछ स्कॉलर्स ऐसे हैं जो लोगों को ऐसी चीज़ों में, पेचीदगियों में डाल देते हैं कि जो उनके फ़ायदे की नहीं है। हम प्रैक्टिकल लाइफ में कोई फ़ायदा नहीं है, इल्मी भरम तो आ जाता है। अच्छा, उस भरम में भी वो गलत होते हैं, वो सिर्फ भरम डाल रहे होते हैं आपके ऊपर, उसमें भी हकीकत में कोई पढ़ा लिखा बताएगा कि ये फेंक रहा है, इसके पास नॉलेज नहीं है। तो वो डॉक्टर थे ना, कोरोना के दिनों में एक हकीम साहब थे, और वो हकीम भी अमेरिका से हकीम बन के आए भाई, यानी वहाँ के हकीम, वो लोग भी तो ऑर्गेनिक चीज़ों में, उनके यहाँ भी बड़े कोर्सेज हैं ना, अमेरिका से यूके से पढ़ के आए और उन्होंने फेंक दी। उनको पता था पाकिस्तान में जो हमारा चूरन बिकेगा ना वो कहीं और नहीं बिकेगा। मैंने जई कोरोना के दिनों में वो अंग्रेज़ों के हकीम, आप समझ लें उसको, अंग्रेज़ों के हकीम, तो मैंने जनाब उनका ना पूरा लेक्चर लिखा बैठ के। मैंने कहा यार बड़ा शानदार लेक्चर, कुछ इंग्लिश में कुछ टर्म्स आ रही थी जिसका मतलब मुझे मालूम नहीं था, वो मैंने मालूमात करवाई, ट्रांसलेशन करवाई, इसका क्या मतलब है पूरा। मैंने कहा यार ये रिसाला इन हकीम के नाम से मैं शाया करूँगा। कोविड-19 में, कोरोना में ये बहुत ही बेहतरीन रिपोर्ट है, ये सारे देसी नुस्खे हैं, समझते हैं। और मैंने उस पर बड़ा ज़बरदस्त इतना घंटे लगा के लिखा, फिर उसको कंपोज़ किया, कंपोज़ करके PDF में लेकर आया। मुझे ख्याल हुआ कि यार ज़्यादा बड़ा फंडर बनने से पहले बेहतर है कि दूसरे डॉक्टरों से भी तहकीकात करवा लो।
तो मैंने फिर दूसरे डॉक्टरों से रब्ता किया कि ये डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं, उन्होंने कहा ये 1 नंबर का फेंकू है ये आदमी। ये क्या है? मैंने कहा हज़रत ये अमेरिका और यूके से पढ़कर आए, कह रहे हमारा क्लास फेलो है। ये अमेरिका यूके से जो भी, ये नहीं कि जो अमेरिका यूके में कहीं किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले ले, तो जैसे यहाँ बड़े बड़े नालायक पढ़े हुए हैं तो अंग्रेज़ों में भी बड़े बड़े नालायक हैं। वहाँ कौन सा सारे पढ़े लिखे हैं? एडमिशन मिल जाता है तो थोड़ा सा कोर्स मोर्स कर लो आके। कह रहे हैं यहाँ लोग अंग्रेज़ी टर्म से मुतासिर होते हैं। इंग्लिश में जब आप जो टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में यूज़ करो और उसमें थोड़ी सी ठिश फिश करना, गिट-पिट करना शुरू कर दो आप, तो लोग कहते हैं यार बहुत पढ़ा लिखा आदमी है। तो कहा यही इनके साथ हो रहा है। फिर उन्होंने मुझे, वो उनके पर्सनली जानते थे उनको, तो मैंने वो सारा जो है ना, फिर उन्होंने बताया कि फिर मैंने अपना रिसाला उनको व्हाट्सएप किया ना, जो मैंने लिखा था उन्हीं की हिदायत की रोशनी में, और मेरे नाम से वो पूरे मुल्क में शुक्र है शाया नहीं हुआ। उसमें अदरक के कहवे और कलौंजी के कहवे और सौंफ और लहसुन तो ऐसी चीज़ थी ना, ओहो। मैं तो वो बयान सुन के मैंने कहा आज से लहसुन के अलावा कुछ भी नहीं खाना। सारे मसलों का हल किस में है? लहसुन में। लहसुन यूं खाओ तो फिर यूं खाओ, फिर उल्टे होके खाओ, फिर सीधे होके खाओ, फिर लेट के खाओ। इतने लहसुन और फिर वो सना मक्की और पता नहीं क्या क्या उसके यूं कर लो तो फिर यूं हो, फिर सबके नाम भी इंग्लिश में। और भाई हमने कहा ऐसा टाइड हो गया भाई, हटो बच्चों हो गया। अच्छा, कुछ बड़े हकीम भी हैं जान पहचान वाले, उनसे भी रब्ता किया। उन्होंने कहा भाई ये क्या बना रहे हैं, इससे और मर जाएगा आदमी, पागल हो जाएगा, थोड़े दिनों में उसका जनाजा उड़ जाएगा। तो मैंने फिर डॉक्टरों को भी भेजी। उन्होंने कहा भाई ये फिर उन्होंने मुझे, एक डॉक्टर हैं बड़े पढ़े लिखे हैं, उन्होंने मुझे बताया कि पाकिस्तान में चूरन उसी का बिकता है जो लंबी लंबी फेंकता है। अच्छा, वो उनको टीवी चैनल्स भी बड़ा, यहाँ पर चैनल्स भी में भी आ रहे, वो उस वक्त आ रहे थे, आपका पता नहीं। तो चैनल वालों कौन सा, उनको क्या पता होता है? चैनल वाले तो सिर्फ शोहरत देखते हैं। तो इसलिए खुलासा ये निकला कि मेरे भाई जब तक 8-10 डॉक्टरों से राब्ते ना कर लो, लोगों के भरमबाजियों से कभी भी मुतासिर ना हो। मजहबी स्कॉलर के बारे में बड़े बड़े स्कॉलर से पूछो कि ये सुनने के लायक है या नहीं है। डॉक्टरों के बारे में बड़े बड़े डॉक्टरों से पूछो कि ये सुनने के लायक है या नहीं है। हकीमों के बारे में बड़े हकीमों से पूछो, प्रोफेसरों के बारे में प्रोफेसरों से पूछो कि फेंकू तो नहीं है। तो ये जो जिस फील्ड के माहिरीन होते हैं ना, वो ही तज्जिया करेंगे कि ये आदमी इस फील्ड, फिजिकल फिटनेस के ट्रेनर यहाँ बड़े बड़े पड़े हुए हैं, आपकी फिजिकल फिटनेस की ऐसी की तैसी कर देंगे। वो बाकायदा कहाँ से पढ़कर आया है भाई तू? मुल्क के कोई नामवर ट्रेनर्स तुझे मानते भी हैं कि नहीं मानते? ऐसे लोग मुझसे मिले हैं जिन्होंने लाखों रुपए फिजिकल फिटनेस के ट्रेनर्स को दिए कि हमें यूं कर दो ना, बिल्कुल ऐसी कमर हमारी के CID वालों को भी ना मिले कि कमर गई कहाँ इसकी, इतनी पतली कमर हो जाए और ऐसा सीना चौड़ा हो जाए हमारा, ऐसा वज़न हो जाए, ऐसी फिटनेस हो जाए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने छुड़वा दिया सब कुछ ना, मीठा छुड़वा दिया बिल्कुल। उसके बाद उनको बीमारियां लग गई, क्योंकि बहरहाल रोटी चावल आपके लिए ज़रूरी भी है ना। वो कमर तो ऐसी हो गई, उसके बाद गुर्दों के मसाइल खड़े हो गए, किसी का यूरिक एसिड बढ़ गया, किसी को घुटनों के मसाइल खड़े हो गए, किसी को क्या हो गया। तो भाई इसमें बहुत, जब तक एक्सपर्ट ना हो ना, खामखा में सिर्फ यूट्यूब पे देख के लोगों से मुतासिर ना हो। और एक्सपर्ट का पता किससे चलता है? एक्सपर्ट ही से पता चलता है। आप नहीं फैसला कर सकते, मैं और आपके, ये इस काबिल भी है कि इसको लिफ्ट कराएं कि ना कराएं। समझते हो? वो कम तो कर देगा आपको, तो सिर्फ कम करना तो कोई कमाल नहीं है ना। हमारे जानने वाले, उन्होंने किसी हकीम से कहा मुझे कम कर दो, मैं बहुत ज़्यादा हूँ। बस ये सुना के मैं जल्दी से आगे अपने टॉपिक पर आ रहा हूँ। वो काफ़ी ज़्यादा थे, उन्होंने किसी हकीम से रब्ता किया, मैं क्या चाहता हूँ? कम हो जाऊँ। हकीम साहब ने ऐसा नुस्खा बताया कि वो कम हो गए, लेकिन उनके घुटनों के मसले, उनके गुर्दे के मसले, उनके दर्जनों मसाइल उनके साथ खड़े हो गए। तो वो इस तरह से कम किया कि बंदा तो कम हो गया, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हो गए। तो हर चीज़ के माहिरीन होते हैं, थोड़ी कि मुँह उठा के जो जिसके पास चले जाओ आप।